हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एनसीडी के बारे में। एनसीडी क्या होता है? एनसीडी इज़ बेसिकली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का एक सिंपल सा मतलब समझें तो अगर किसी भी कंपनी को पैसा उधार में लेना है और रिटेल इन्वेस्टर से लेना है या किसी और से अगर पैसा लेना है तो वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के फॉर्म में लिया जा सकता है। अगर इजी लैंग्वेज में समझाएं तो डिबेंचर भी एक तरीके का लोन होता है जो कि कंपनी लेती है और ये अलग होता है फ्रॉम द टर्म लोन। उसका मैं मतलब बताऊंगा आगे जाके कि ये यूज़ कहाँ पे आता है। इसके बारे में सारी डिटेल्स में आज हम डिस्कस करेंगे। सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट कि एनसीडी है क्या। सो एनसीडी इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि कंपनी यूज़ करती है लॉन्ग टर्म कैपिटल उठाने के लिए। सो जब भी कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल का रिक्वायर्ड रहेगा उस टाइम पे जनरली इशू किए जाते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नाउ ये नाम क्या है, वाई नॉन कन्वर्टेबल? तो बेसिकली डिबेंचर्स होता है जो कि लोन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। डिबेंचर्स दो टाइप के हो सकते हैं, विच इज़ कन्वर्टेबल जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद शेयर्स में, और ये डिस्क्रिशन होता है ओनर का। जो अगर मैंने डिबेंचर्स परचेज़ किए हैं तो मेरे पास ऑप्शन होगा कि क्या मैं उनको शेयर्स में कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ या मैं नहीं कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एनसीडीज़ बिकॉज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब ये हो गया कि वो कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं शेयर्स में। अब अगर हम बात करें तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिक्योर्ड, दूसरा आता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब जो कि बैक्ड बाय एसेट होगा। अगर बाई चांस कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो जो शेयर होल्डर है या जो डिबेंचर होल्डर है बेसिकली वो लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स के थ्रू अपना पैसा रियलाइज़ करेगा। इसको अगर आसान भाषा में समझें, अगर बाई चांस कंपनी मेरा इंटरेस्ट पे नहीं करती है या मेरा प्रिंसिपल पे नहीं करती है तो मेरे पास पहला हक होता है कंपनी के सारे एसेट्स के ऊपर। बिल्डिंग, लैंड जो भी है मैं उनको बेचूंगा और पहले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का जो सिक्योर्ड एनसीडी होगा उसको पैसा दिया जाएगा। एंड जो अनसिक्योर्ड होता है इट इज़ नॉट बैक्ड, इसमें कंपनी के आप एसेट से क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। सो प्रीटी ऑब्वियस चीज़ है कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, यहाँ कंपेरेटिवली रिस्क कम है क्योंकि आप कंपनी के एसेट्स ले सकते हो अगर बाई चांस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट भी किया तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है मेजरली। इसी वजह से जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो कंपेरेटिवली कम रहेगा, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगा। अगर हम आगे बात करें तो डिबेंचर्स में लोग पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं आज की डेट में, सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो कि जनरली 11 to 12% पहले होता था, बट आज की डेट में भी आप देखोगे 8 to 10% के बीच में आज भी आपको इंटरेस्ट मिलता है जो कि डिबेंचर्स के ऊपर मिलता है। अगर हम इसको कंपेयर करें फिक्स डिपॉजिट से जो कि बहुत पॉपुलर मीन्स है, मैक्सिमम लोग इंडिया में फ़िक्स डिपॉजिट करवाते थे, बट फिक्स डिपॉजिट्स का अगर हम इंटरेस्ट रेट देखें आज की डेट में तो 6 to 7 और मैक्सिमम 8% मिलता है। आई थिंक 7% आज की डेट में मैक्सिमम है जो कि मिल रहा होता है। और उसी के कंपैरिजन में अगर हम एनसीडी का बात करें तो 10% अप्रॉक्सीमेटली आज भी मिलता है। और इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि आपको एक पर्टिकुलर टेन्योर में पैसा मिलता जाएगा। मतलब अगर मैंने 5 साल का एनसीडी लिया है तो मेरे पे ऑप्शन होता है डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द एनसीडी की वो कौन सा वाला है। दो ऑप्शंस होता है, या तो मैं मंथली पेमेंट ले सकता हूँ या क्वार्टरली ले सकता हूँ या एनुअली भी ले सकता हूँ। इसका मतलब इंटरेस्ट जो है वो मुझे मंथली, क्वार्टरली या एनुअली मिलता है। जो प्रिंसिपल होगा वो मुझे लास्ट में मिलेगा जब मेरा बॉन्ड रिडीम हो जाएगा। जैसे एफडी में 5 साल की एफडी होती है, 5 साल के बाद वो रिडीम करते हैं हम और हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाता है। बिल्कुल सिमिलरली उसी टाइप का होता है। जैसे एफडी का होता है वैसे इसका भी जो टेनर रहता है, मतलब जो पीरियड रहता है, मैच्योरिटी पीरियड, वो डिपेंड करता है 90 days to 20 years। तो अगर आप कभी भी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स सुनेंगे, सो मैक्सिमम जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अपना पैसा यहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के एनसीडीज़ लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन की क्रेडिट रेटिंग कैसा है एंड बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए। सिंस इसका जो टाइम फ्रेम रहता है 90 days से 20 years तक रहता है, तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग अपॉन द नीड वैसे बंदा इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। सेकेंड चीज़ जो कि एफडी से बहुत डिफरेंट है, जो कि हमें एज देती है एनसीडी में, वो ये है लिक्विडिटी। एनसीडी जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, इसका मतलब इमरजेंसी के केस में आप सेल कर सकते हो। इट इज़ नॉट दैट ईजी, इतना ईजीली सेल नहीं होता क्योंकि परचेज़र मिलना भी इतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट हाँ, एक लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एनसीडीज़ आर ईजी टू विड्रॉ। और जैसे इसमें भी लिखा हुआ है कि अगर आप सेल करेंगे थ्रू रेगुलर स्टॉक्स, मतलब थोड़ा रेगुलर स्टॉक से टफ रहेगा बट स्टिल मोर लिक्विड रहता है दैन बैंक के जो आपके फिक्स डिपॉजिट्स रहते हैं। अब जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस तरफ देख रहे हैं तो
जैसे मैंने पहले बताया था, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, आई थिंक इसके बीच में को डिफरेंस समझ आ गया होगा। सिक्योर्ड मतलब एसेट के थ्रू सिक्योर्ड है, अगर कल को कुछ भी होता है मैं एसेट बेच के कंपनी के अपना पैसा वसूल सकता हूँ। अनसिक्योर्ड में अपना पैसा नहीं वसूल सकता हूँ। मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा, जो एनसीडीज़ होता है उनका फर्स्ट क्लेम होता है। अगर बाई चांस भी कंपनी को कुछ हो गया ना, क्रेडिटर्स वगैरह सब बाद में आएंगे, जो सबसे पहला जिसको पैसा मिलता है वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वालों को पैसा मिलता है। अब इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है, वो होती है रेटिंग। तो बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं जो कि इनको रेट करती हैं कि ट्रिपल ए बॉन्ड है, डबल ए बॉन्ड है, ट्रिपल बी है, क्या है, ए माइनस है। तो बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ है, जैसे फिच रेटिंग, शायद आपने इतना नहीं सुना होगा, बट क्रिसिल, इकरा एंड केयर बहुत फेमस है। तो ये जो कंपनीज़ होती हैं, ये एबिलिटी टू सर्विस, मतलब कि क्या टाइम पे पैसा दे रही हैं कंपनीज़, टाइम पे इंटरेस्ट दे पा रही हैं या नहीं दे पा रही हैं, इसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि उनका रेटिंग कैसा दिया जाएगा। सो ट्रिपल ए इज़ जनरली द बेस्ट रेटिंग। अगर हम दूसरा बात करें टेनर का, टेनर बेसिकली मतलब कि कितने टाइम फ्रेम का है। तो टेनर का बेसिकली मतलब कि कितने स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो इशू किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आज 5 साल का टेनर है। 5 साल का टेनर का मतलब ये हो जाएगा कि कंपनी 5 साल तक उस पर इंटरेस्ट पे करेगी, 5 साल के बाद उसका जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो वापस कर दिया जाएगा। तो कब जो इसका प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि डेट, सो जैसे मैंने बताया कि इट्स अ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट यूज बाय कंपनी व्हेन इट विशेस टू रेज मनी, पैसा उठाने के लिए जब इनको पब्लिक से पैसा चाहिए होगा तो डेट इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे। कंपनी इसमें डेट पेपर देती है स्पेसिफिक टेनर का, जनरली 3 ईयर्स 5 ईयर्स जैसा भी होगा। इस पीरियड में वो उसके ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट देती जाएगी टू द बायर, जिसने भी वो परचेज़ किया होगा लेटर, उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता जाएगा, जो कि मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है या एनुअल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड। और जैसे ही आपका एंड हो जाएगा वो टेनर, तब आपको जो मनी रहेगा जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो इसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, वो आपको पूरा का पूरा वापस दे दिया जाता है। जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है यील्ड। यील्ड थोड़ा सा समझने में मुश्किल ज़रूर है। यील्ड का अगर बेसिक मतलब समझा जाए तो टोटल आपका अर्निंग, टोटल आपको ब्याज या सब मिला के कितना पैसा आपने कमाया है उससे, वो यील्ड होता है। यील्ड और कूपन में थोड़ा डिफरेंस होता है। कूपन मतलब बेसिकली इंटरेस्ट रेट, जैसे 10% है तो 10% इज़ योर कूपन रेट। बट अगर आपने सस्ता लिया बॉन्ड या महंगा बेचा तो डेफिनेटली आपका अर्निंग जो है वो इंटरेस्ट प्लस कुछ होता है, तो वो यील्ड में काउंट होता है। यील्ड इनकम रिटर्न अर्नड ऑन अ सिक्योरिटी ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, बेसिकली इंटरेस्ट प्लस अगर प्राइस में आपने कुछ कमाया तो इंटरेस्ट प्लस प्राइस का जो कंपोनेंट होता है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें एंड देन हम निकालें कि बॉन्ड प्राइस के बेसिस पे, तो उससे यील्ड निकलता है। ये बहुत सिंपल मेथड में मैंने समझाया है, इट इज़ थोड़ा सा ट्रिकी है ये चीज़। जैसे इसमें भी एग्जांपल में दिया हुआ है कि द यील्ड ऑन द रिडम्पशन हैज़ बीन क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर द बायर्स बिकॉज जनरली हायर यील्ड मिलता है एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेट एफडी। ओके, तो उन्होंने कॉर्पोरेट एफडी से कंपेयर किया है। डेफिनेटली कॉर्पोरेट एफडीज़ में भी थोड़ा कम मिलता है, एनसीडीज़ में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, थिंग्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग। आपको क्या क्या चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एनसीडी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो पहला होता है कंपनी का बैकग्राउंड। जनरली वही कंपनीज निकालेंगी जिनका बैकग्राउंड सॉलिड होगा और आपको कंपनी के बारे में पूरी चीज़ें पता होना चाहिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस है, बहुत ज़्यादा निकालती है, उनके काफ़ी होते हैं। श्री राम ट्रांसपोर्ट है, इनके भी जो श्री राम ट्रांसपोर्ट है उनके भी काफ़ी सारे एनसीडीज़ आते रहते हैं मार्केट में। तो ये जो चीज़ है, आपको कंपनी का बैकग्राउंड पूरा पता होना चाहिए, कंपनी का हिस्ट्री कि उन्होंने पेमेंट किया है नहीं किया है, और अगर कंपनी ने पास में पैसा उठाया है तो क्या उन्होंने सक्सेसफुली रीपे किया है नहीं किया है। अगर वो सारी की सारी ऑब्लिगेशन उन्होंने मीट की है, पैसा पूरा टाइम पे दिया है, तो डेफिनेटली हमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका कूपन रेट कितना है, मतलब हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा चेक की जाती है, विच इज़ कंपनीज का क्रेडिट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्रिसल वगैरह की रेटिंग्स दी जाती हैं। तो जो रेटिंग्स होती हैं वो डिपेंड करता है कंपनी वाइज कंपनी, हर अलग टाइप की कंपनी अलग टाइप का रेटिंग देती है। ट्रिपल ए जो है वो सबसे बेस्ट है, डबल ए, देन ट्रिपल बी, तो ऐसे करके रेटिंग्स दी जाती हैं। जितना ऊपर रहेगा उतना बेटर है। इसका मतलब वो कंपनी ने सारा इंटरेस्ट भी टाइम पे दिया है एंड प्रिंसिपल अमाउंट को भी प्रॉपर्ली रिडीम किया है। सो हमेशा ये चीज़ देखा जाता है कि जो हाई इंटरेस्ट है दैट शुड बी बैक्ड बाय गुड क्रेडिट रेटिंग। अगर ऐसा ना हो कि 15% इंटरेस्ट तो मिल रहा है लेकिन उसका रेटिंग ही ट्रिपल बी है, कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो उस कंपनी में प्लीज़ इन्वेस्ट मत कीजिए। रेटिंग्स प्लीज़ 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 ज़रूर चेक कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग। सम अप के लिए
अगर बेसिकली ये भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको। इसमें आपको पता होता है कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है। अगर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में देखा जाए तो बहुत सारे एसेट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो एफडीज़ होती हैं, जो बिग बैंक्स में जनरली करवाई जाती हैं। जो सेकंड होता है वो कॉर्पोरेट एफडीज़ होता है। एंड थर्ड जो होता है ये एनसीडीज़ टाइप की चीज़ें होती हैं। एंड आज के डेट में सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव और बहुत कॉमन हो चुका है ये एनसीडीज़ में इन्वेस्ट करना। उसका सिंपल सा रीज़न है कि हायर रिटर्न आपको मिलेगा और डेफिनेटली गुड वे हो जाता है डाइवर्सिफाई करने के लिए। सो कभी भी, जैसे वॉरेन बफे हमेशा बोलते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कभी भी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह पे नहीं रखनी चाहिए। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी यहाँ पे मिल जाता है। अब जिसके बारे में